बच्चों, आज का ये वीडियो आपकी जो नीट फिजिक्स की प्रिपरेशन है उसको एकदम एक्सेलरेट कर देगा। होता ना एकदम, जो सर फ्लो नहीं बन रहा वो फ्लो बना देगा बेटा एकदम। सर ऐसा क्या करेंगे आज? बेटा, आज मैं आपको बताऊंगा कि सब टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही पढ़ना है, नहीं। पढ़नी पूरी फिजिक्स है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। ट्रेंड चेंज हो जाते हैं कई बार। कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं पूछते उससे दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक समय था जब इससे क्वेश्चन ही नहीं आते थे, और 2019 की बात है, 20 की बात है, हाँ 2019, उसके बाद से तीन तीन क्वेश्चन अकेले छोटे से टॉपिक ईएम वेव से आ रहे हैं। तो एकदम ट्रेंड चेंज हुआ। उससे पहले कोई पूछता था तो कि भाई कम इंपोर्टेंट है, उसके बाद अचानक से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो सर फिर ये कैसे चेंज कर देगा? बेटा, इससे हमें यह आइडिया लगेगा कि हमें कहां से न्यूमेरिकल प्रिपरेशन ज्यादा करनी है। क्योंकि इन जनरल बेटा, जैसे अपन ने मान लो ये देखे कि ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो इन जनरल उनमें से क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने 12th बोर्ड में एग्जाम दिया होगा, तो आपने पुराने सीबीएसई के आए हुए या जो भी आपका बोर्ड था उसके पुराने पेपर देखे, तो आपको एक आइडिया लग गया कि इस टॉपिक में से जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर पूछते हैं, है ना, रदरफोर्ड एंड सोडिस डीके लो बहुत पूछते हैं, है ना, लेबल डायग्राम पूछते हैं रिएक्टर का, है ना, बोहर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड पूछते हैं, और बोहर थ्योरी के जो डेरिवेशन है रेडियस का वेलोसिटी का वो पूछते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पूछ के वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी का डेरिवेशन करवाते, मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो एक आइडिया लगता है जब हम पढ़ते तो कि ऐसे 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 पढ़ाई करनी है। तो बेटा, मैं आपको इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जहां से नीट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है आज वो बताऊंगा। उससे अब आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता होगा कि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। पढ़ना पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, पर कहां पर ज्यादा न्यूमेरिकल्स करना है वो क्लियर हो जाएगा। पढ़ने का तरीका, कहां ज्यादा वेटेज देना है, कहां पर ज्यादा टाइम खर्च करना है वो पता चल जाएगा, कहां पर थोड़ा टाइम बचाना है वो पता चल जाएगा। तो बेटा, आपकी प्रिपरेशन एकदम से एक्सेलरेट और बिल्कुल फास्ट होता है ना, जो फ्लो बनने लगेगा, तो फिजिक्स में आपका फ्लो बनेगा। सर समझ नहीं आ रहा कहां से न्यूमेरिकल करें, आइडिया लगेगा। सर किसको ज्यादा पढ़े, आइडिया लगेगा। सर मेरे सर 10 टॉपिक का बैकलॉग आ गया, अब समझ नहीं आ रहा है कि सर पहले कौन सा करूं, आइडिया लगेगा। सर जो कर रहा हूं उसमें भाई कोई चीज नहीं आती है तो उसको कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, वो आइडिया लगेगा। आ जाओ देखते हैं एक बार। अभी बेटा अपन इस वीडियो में 11th की बात करेंगे। पूरे 11th के जो टॉपिक है उनमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। बेटा, आप भी मेरी बातों से एग्री करोगे, और जो बातें मैं बता रहा हूं उसको पीवाईक्यू से क्रॉस चेक करना। लास्ट 20 से 25 ईयर के पीवाईक्यू से क्रॉस चेक करना कि जो मैंने बोला क्या वास्तव में वो बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन पे आते हैं, तो आप देखो बेटा, एरर खूब पूछी जाती है भर भर के। बेटा एरर देखो, एरर, बेटा एरर पर क्वेश्चन आता ही आता है। परसेंटेज एरर, इसमें परसेंटेज एरर उतनी, उसमें उतनी, तो इतनी बताओ। तो बेटा मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो बेटा जब आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ो तो एरर को बहुत ढंग से देखना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें याद है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। बेटा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, बेटा आपको आइडिया होगा, मेरी बातें समझ पा रहे होगे। वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, एम आई राइट और नॉट? उसका लीस्ट काउंट, उसकी रीडिंग खूब पूछते, खूब भर भर के। तो बेटा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज इंपॉर्टेंट। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो बेटा पढ़ने की जरूरत, आपको बार बार लिखते लिखते समझ में आ ही गया। फंडामेंटल से डिराइव्ड क्वांटिटी बनाना और उसका फॉर्मूला लिखना, तो ये हर चैप्टर में करते ही हो आप, तो ये तो बाय डिफॉल्ट आपका तैयारी होता है। बेटा ये तीन बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले पोर्शन है। तो बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये वो पोर्शन है जहां से आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी। बेटा पढ़ना पूरा चैप्टर, आई रिपीट, पढ़ना पूरा चैप्टर है, पर ये तीन जो ज्यादा वेटेज वाले सब टॉपिक है। ठीक है सर, इनके क्वेश्चन अच्छे से करो। वेक्टर में बेटा, वेक्टर तो बेटा वैसे भी अप्लाइड फिजिक्स है, अलग अलग टॉपिक में सब जगह वेक्टर के कंपोनेंट करने होते हैं। तो सर फिर इसमें इसमें डॉट प्रोडक्ट पे एक अलग से क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको पता होगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर देके डॉट प्रोडक्ट जीरो करके एक लेमडा या अननोन की वैल्यू, याद है, एक्स की वैल्यू निकलवाते, बेटा अननोन की वैल्यू निकलवाते।
याद है, दो वेक्टर दे देते और बोलते परपेंडिकुलर है, तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या होगी, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट जीरो करके एक्स निकाल लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट जीरो करके एक्स फाइंड आउट करना होता है। एम आई राइट और नॉट? अच्छा, फिर उसमें दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन निकालना होता है। इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वो भी काम आते हैं बेटा, इसमें पोजीशन दी हुई होती है तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काम आते हैं। तो वो तो बेटा एक बहुत छोटी सी चीज है, आप पढ़ोगे तो अपने आप ही आ जाएगी वो तो। ए पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करते हुए, ए का यूज बेटा वर्क डन निकालना होता है जिसमें पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करना होगा। तो बेटा ये वर्क पावर एनर्जी में भी वर्क खूब पूछा हुआ है, ठीक है सर। तो ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉर्क, सर आप क्यों बोल रहे हो इतना कि डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैट्रिक्स मेथड थोड़ा लंबा पड़ता है तो डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वैसे टॉर्क भी बहुत पूछा जाता है, टॉर्क भी बहुत पूछते हैं बेटा। क्योंकि बेटा सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट है बेटा, दो टॉपिक कवर करता है बेटा, दो टॉपिक कवर होता है वेक्टर, दो टॉपिक कवर, एक मल्टी कॉन्सेप्ट है ना, वेक्टर और रोटेशन, वेक्टर और रोटेशन, वेक्टर एंड रोटेशन दो चैप्टर कवर होते हैं बेटा। टॉर्क पूछते ही वेक्टर और रोटेशन दो चैप्टर कवर होते हैं, क्योंकि रोटेशन में आप टॉर्क निकालना, टॉर्क का फॉर्मूला रोटेशन में पढ़ते हो और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से करते हो। तो बेटा जो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्क, इसमें भी दो टॉपिक कवर हो रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी का वर्क और डॉट प्रोडक्ट के लिए वेक्टर। तो बेटा ये भी दो कॉन्सेप्ट है, दो टॉपिक कवर, दो टॉपिक कवर। तो इनको बोलते हैं मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, दो टॉपिक कवर होते हैं बेटा। कौन कौन से? वर्क पावर एनर्जी का वर्क और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, एक इसमें बेटा आउट ऑफ प्लेन बहुत लेके जाता है, दो वेक्टर होते हैं, इनको आउट ऑफ प्लेन बहुत ले जाता है। एक रोज भी तो आउट ऑफ प्लेन चला गया, एक रोज भी। फिर इसका बेटा डॉट प्रोडक्ट करवाता है इनसे, तो दोनों से डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जैसे टॉर्क है तो दोनों के आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो बेटा टॉर्क का आर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा और टॉर्क का एफ के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा बेटा। किन्हीं में दो का क्रॉस प्रोडक्ट आउट ऑफ प्लेन, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, प्लेन के परपेंडिकुलर, या यूं बोल दो प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया। तो बेटा आप जब भी टॉर्क निकालोगे आर क्रॉस एफ से, तो वो टॉर्क प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा, तो आर और एफ दोनों से डॉट प्रोडक्ट जीरो बनाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होते ही डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। इस पे नीट में खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स भी क्यू वी क्रॉस बी होता है, याद करो वी क्रॉस बी। तो बेटा ये भी दोनों से डॉट प्रोडक्ट जीरो बनाएगा, वी से भी डॉट प्रोडक्ट जीरो बनाएगा और बी से भी डॉट प्रोडक्ट। पढ़ा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं बेटा कि ऐसा ऐसा होता है। तो बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट में जो आउट ऑफ प्लेन या प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाता है उसका डॉट प्रोडक्ट करवाता है वो। तो जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है उनका इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, खत्म। अब वनडी में देखो बेटा, वनडी तो खैर पूरा ही पढ़ना पड़ता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फिर भी इसमें इक्वेशन बहुत अच्छे से करना। एक्स की इक्वेशन देके वी और ए पूछता है बेटा, एक्स की इक्वेशन फंक्शन ऑफ टाइम में देके वी और ए पूछता है, वी बताओ ए बताओ। ग्राफ देके टेंजेंट की स्लोप निकलवाता है, टी कर्व देके वी पूछते हैं, वीटी कर्व देके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, तो एरिया अंडर दी कर्व। तो बेटा वो पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ग्राफ और इक्वेशन पे भरमार क्वेश्चन आए हुए। और तीसरा फ्री फॉल, बेटा एक बॉल को ऊपर से गिराया, नीचे गिरने में टाइम, टकराते वक्त वेलोसिटी, पहले एक सेकंड में और दूसरे एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का रेशो, nth सेकंड में फोर्थ सेकंड में कितना चलेगा, खूब पूछते हैं। तो बेटा फ्री फॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है फ्री फॉल। और एक आता है कार पे ब्रेक लगाया, स्टॉपिंग डिस्टेंस, या बॉल को ऊपर उछाली, बॉल को ऊपर उछाली तो कितनी मैक्सिमम हाइट आएगी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्टॉपिंग टाइम। तो बेटा ये चार चीजें, इक्वेशन, ग्राफ, फ्री फॉल और स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम। तो बेटा वनडी में ये चीजें बहुत अच्छे से करो। पीवाई क्यू देखो, आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन आए।
प्रोजेक्टाइल मोशन में तो बेटा पूरा ही पढ़ो, लेकिन प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज पे खूब क्वेश्चन आते हैं। ए याद है यू स्क्वायर बाई जी होती है मैक्सिमम रेंज, और एक थीटा माइनस 90 थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो बेटा मैक्सिमम रेंज, और एक थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है। और बेटा मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं। बेटा मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी खूब पूछते हैं। के नोट कोस स्क्वायर थीटा, बेटा थीटा एंगल पर बॉल को फेंकी तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी के नोट कोस स्क्वायर थीटा होती है। तो बेटा प्रोजेक्टाइल में ये चीजें, बेटा टॉपिक सारा करना है। बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं ये करके चले जाओ, बेटा ऐसा नहीं हो ये वीडियो उल्टा हानिकारक हो जाए कि सर हमने तो यही किया। नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप पढ़ रहे हो, तो इन चीजों को पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। क्योंकि बेटा आप देखो 2 महीने एग्जाम में बचे, तो 2 महीने में आप पूरा नहीं कर पाओ, तो बेटा आप जब पढ़ते हो तो आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी किसकी है, तो इनकी करनी है। टॉपिक सारा करना है पर इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो, तो आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में चलेगी। और अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पूछा जाता है, और अब तो सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। तो बेटा जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी का क्या बदलती है नहीं बदलती है, स्पीड बदलती है नहीं बदलती है, मोमेंटम बदलता है या नहीं बदलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी बदलती है नहीं बदलती है, कितनी होती है, ये सब पूछते हैं। और बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बेटा ये मल्टी कॉन्सेप्ट है। सर क्यों? ये बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का, याद है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन भी यूनिफॉर्म। देखो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो भी सर्कुलर मोशन करता है, याद आया? तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो बेटा चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन सर्कुलर मोशन ही होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हो, उसमें बेटा एक ही चीज पूछते हैं, लोएस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड दूं कि सर्कल कंप्लीट हो जाए या सेमी सर्कल तक पहुंच जाए। तो लोएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल स्पीड खूब पूछते हैं, या हाईएस्ट पॉइंट की क्रिटिकल स्पीड। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सब है, आई रिपीट, पढ़ना सब है। ये तो मैं बता रहा हूं जिनके न्यूमेरिकल ज्यादा करने हैं, जिनको विशेष ध्यान देना है, स्पेशल वीआईपी का दर्जा देना है। बेटा दीज आर वीआईपी, वीआईपी। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड दूं कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एनएलएम तो बेटा बहुत वास्ट टॉपिक है, एक बहुत ज्यादा वेराइटी है बेटा, बहुत ज्यादा वेराइटी है। फिर भी सर रॉकेट प्रपल्शन पे क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा तो कनेक्टेड बॉडीज का मोशन, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है इस चैप्टर में। कनेक्टेड बॉडीज का मोशन याद है, रस्सियों से बांध दिए खींच रहा हूं, पुली पे लटका दिए और छोड़ दिए, धक्का दे रहा हूं, 3 लोग एक साथ चल रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन बताओ। तो बेटा कनेक्टेड बॉडीज का मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये भी बहुत जबरदस्त। बंदूक से गोली चलाई तो बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड, एक ट्रॉली चल रही है उसमें बंदर कूद के बैठ गया तो कंबाइंड वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक बेटा कनेक्टेड बॉडीज का मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर और रॉकेट प्रोपल्शन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये 3 सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एनएलए में। अच्छा हाँ, एक स्प्रिंग को काटना, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। स्प्रिंग की कटिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, बेटा मोशन स्प्रिंग पर एम का एक्सेलरेशन। बेटा स्प्रिंग याद है, रस्सी काट दी तो स्प्रिंग का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। बेटा स्प्रिंग कट करना, ये देखो स्प्रिंग कट पर स्प्रिंग का हाँ बेटा स्ट्रिंग कट करने पर, स्ट्रिंग कट करने पर
स्प्रिंग वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, स्प्रिंग का मोशन, स्प्रिंग वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। बेटा रस्सी काटने पर स्प्रिंग वाले ब्लॉक का मोशन या एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, आप अलग, आप जो फोर्स लगाते हो और फ्रिक्शन निकालते हो वो ज्यादा आता है, तो बेटा एडजस्ट करता है फ्रिक्शन। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। एक ब्लॉक रख दिया, अब पूछ लिया बताओ इस पे म्यू दे दिया, अब बच्चा सोल्व करता है, देखो 10 kg म्यू 0.2 दे दिया और बोल दिया बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अब बच्चा क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स निकालता है म्यू इंटू mg, म्यू एन, और n बराबर तो बेटा 0.2 इंटू 100, और निकाल के आ जाता है 20, और पहला ही ऑप्शन में ए में ही 20 मिलता है, और ये टिक करता है, गलत। फ्रिक्शन 0 लगेगा सर, क्यों? क्योंकि चल ही नहीं रहा है बेटा, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है बेटा, दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दिस इज नॉट एक्टिंग फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग। अभी तो 0 लग रहा है, कोई मोशन ही नहीं हो रहा इसका बेटा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन 0 है। तो बेटा अभी फ्रिक्शन 0 है, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। बेटा एक एग्जांपल सॉल्व करा के बता दिया, तो इससे क्वेश्चन खूब आते हैं। कई बार आप लगा रहे हो 8 न्यूटन फोर्स, और बेटा आप फ्रिक्शन बच्चा 20 निकाल के 20 टिक कर देता, नहीं, अब फ्रिक्शन बेटा 8 होगा, 8 न्यूटन होगा, क्योंकि आप 8 लगा रहे हो तो फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा, स्टैटिक लगेगा 8 न्यूटन, तो एडजस्ट करेगा फ्रिक्शन बेटा। इज दैट क्लियर? तो बेटा इस टाइप से करोगे क्वेश्चन, जितना फोर्स आप लगाओगे फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा। हाँ, आप ज्यादा लगा दोगे तो चलेगा, तब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर आपने 30 न्यूटन लगा दिया तो अब चलने लगेगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। बेटा फ्रिक्शन 20 आया, आप 30 लगाते हो तो अब पार्टिकल चल। क्लियर है बेटा? तो सर समझ में आया? तो थोड़ा सा जहां जरूरत है वहां बताता जा रहा हूं मैं बेटा आपको, ये हटा रहा हूं, ठीक। फिर वर्क पावर एनर्जी में सर, तो बेटा वर्क पावर एनर्जी में सबसे ज्यादा जो होता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। इसमें बेटा पूरी वर्क पावर एनर्जी आ गई, वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा इसके लिए आपको पूरी वर्क पावर एनर्जी पढ़नी पड़ेगी बेटा, ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब कनेक्टेड है आपस में बेटा, पूरी वर्क पावर एनर्जी आपस में कनेक्टेड है। वर्क एनर्जी थ्योरम में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सबके वर्क निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और बेटा एक ये रिलेशन, इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं, फिर इससे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछते हैं। तो बेटा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेटा इलेक्ट्रोस्टेट में भी काम आता है, हर टॉपिक में काम आता है बेटा, ये एसएचएम में भी काम आता है, सब जगह काम आता है, तो मल्टी कॉन्सेप्ट वाला है ये काम। तो बेटा वर्क पावर एनर्जी तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, फुल इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है वर्क पावर एनर्जी, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। सेंटर ऑफ मास और कोलिजन में बेटा सबसे पहले तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें याद है कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी, टकराने के बाद चिपक जाते फिर कॉमन वेलोसिटी, और बेटा एनर्जी लॉस याद है, डेल्टा के ई लॉस याद है, ये दोनों बहुत इनके फॉर्मूले बेटा। सेंटर बेटा टकराने के बाद कॉमन वेलोसिटी और एनर्जी लॉस, ये बहुत पूछते हैं। और बेटा इधर सेंटर ऑफ मास में तो बेटा शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास याद है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास पूछते हैं। और एक बेटा हाँ, ये एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो सेंटर ऑफ मास का मोशन, बेटा सेंटर ऑफ मास, बेटा एक्सटर्नल फोर्स 0 करके सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखते हैं, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखते हैं बेटा, याद है। इधर देखो, एक प्लस और एक माइनस चार्ज रख दिया और बोल दिया दोनों रेस्ट पर है, इसका मास m कर दिया, इसका 2m, कुछ भी कर दो, और बोलते बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो क्या बोल दो बेटा, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा बेटा। दोनों की वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ है। अब ये भट्टी की भाड़ में गए, वो चाहे v से चले, ये चाहे 2v से चले, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा बेटा। f एक्सटर्नल 0 है तो बेटा सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और बेटा सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और अभी 0 है तो 0 ही रहेगी, 0 है 0 रहेगी। इस पे क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा बेटा। इस पे क्वेश्चन आता है, यूं बोल देते दो मास है, दो मास है, उनको छोड़ दिया, फ्री फॉल करा दिया, तो बेटा वो एक दूसरे के करीब तो आएंगे, तो सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल में रेस्ट पे थे, अब वो म्यूचुअल अट्रैक्शन से पास भी आएंगे तो सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। तो बेटा सेंटर ऑफ मास को रेस्ट का रेस्ट पे रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है। और बेटा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन आता है। रीबाउंड हाइट, एक बॉल को ग्राउंड पे छोड़ा तो टकरा के कितनी हाइट तक उछलेगा, वो आता है, ठीक है। सेम मास का इलास्टिक कोलिजन आता है बेटा, इलास्टिक कोलिजन फॉर सेम मास, इलास्टिक कोलिजन फॉर सेम मास ऑफ सेम मास। तो याद है वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, याद है वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है बेटा, सेम मास का इलास्टिक कोलिजन जिसमें वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है बेटा। थोड़ा बता देता हूं, ये देखो, ए 2 किलो की बॉल 2 किलो की टकराई, ये रुकी हुई है, ये 10 से आ रही है, तो टक्कर के बाद मास सेम है, तो टक्कर के बाद पीछे वाली रुक जाएगी और आगे वाली 10 से चलने लगेगी। क्या ये बेटा आपने पढ़ा होगा? थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं ताकि हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आ जाए और हेल्प मिल जाए इसी टाइप का। अच्छा, ओब्लिक कोलिजन में भी सेम मास वाला इलास्टिक कोलिजन पूछते हैं। सेम मास की दो बॉल है और रेस्ट पे रखी और ओब्लिक कोलिजन मतलब तिर्यक टक्कर हो जाए, तो बेटा दोनों आपस में 90 पर जाती है टक्कर के बाद, बेटा टक्कर के बाद दोनों 90 पर जाती है, ये ध्यान रखना, ये दोनों की वेलोसिटी 90 पर जाती है बेटा, V1 और V2 के बीच में 90, बेटा दोनों 90 का एंगल होता है। टक्कर के बाद अगर एक बॉल रेस्ट पे हो और दूसरी इलास्टिक कोलिजन करे, इलास्टिक तिर्यक कोलिजन, इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन करे, इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन करे, तो टक्कर के बाद दोनों आपस में 90 पर जाती है बेटा। V1 व V2 के बीच एंगल 90, के बीच एंगल 90 होता है, रट लो, एनसीईआरटी का टॉपिक है, के बीच एंगल 90 होता है बेटा, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, याद ही कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये चीजें, तो बेटा कोलिजन में सेंटर ऑफ मास में तो रुके हुए को रुके हुए पे रखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 की 0 रखते हैं, ये क्वेश्चन आता है। और बेटा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में टकरा के चिपक जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी, एक कॉमन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी लॉस आता है। ये का ये चीज अपन कैपेसिटर में भी पढ़ते हैं, जब दो कैपेसिटर को जोड़ देते हैं या दो कंडक्टर को जोड़ देते हैं तो कॉमन वोल्टेज और एनर्जी लॉस, वहां पर भी सेम फॉर्मूला होता है इसी टाइप का, तो इंपॉर्टेंट है। और इलास्टिक कोलिजन में सेम मास, चाहे वो ओब्लिक हो चाहे वो हेड ऑन हो, हेड ऑन में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, ओब्लिक में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है अगर एक बॉल रेस्ट पे हो तो। ग्रेविटेशन में बेटा एक तो केपलर्स लॉ खूब पूछते हैं, भर भर के पूछते हैं केपलर्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें टाइम पीरियड r की पावर 3/2 भी हो गया, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो गया, और बेटा इलिप्टिकल मोशन भी हो गया। और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का माइनस होती है। एक तो ये पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी से टोटल, एंड पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है, या टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये खूब आता है। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सर ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, ये बेटा एटॉमिक में भी काम आता है, सेम इन एटॉमिक, सेम कॉन्सेप्ट इन एटॉमिक। सर कहां पर, इन एटॉमिक। सर एटम में सैटेलाइट कहां से आ गया बेटा, यहां पर सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वहां न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो सेम रिलेशन वहां पर भी होते हैं, डिट्टो सेम रिलेशन वहां भी होते हैं बेटा। जैसे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमता है, वहां पर एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं बेटा, जैसे सैटेलाइट घूमता है अर्थ के चारों तरफ, हमारी धरती माता के चारों तरफ सैटेलाइट का जो हिसाब किताब होता है, वैसा का वैसा एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, डिट्टो सेम, सब कुछ कॉपी बेटा। एनर्जी के रिलेशन दोनों में सेम, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का माइनस होती है, और बेटा टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होती है।
इसमें माइनस आता है और ये दोनों नेगेटिव होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, इस पे नीट में खूब क्वेश्चन आते, खूब। या तो एटम में पूछते इसको, या तो एटम में पूछते या फिर सैटेलाइट के बारे में पूछते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ जी तो बेटा पढ़ ही लेना। हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ, और बेटा शेप के साथ। सबसे ज्यादा शेप के साथ पूछते, शेप के साथ। बेटा हाइट के साथ जी कैसे वेरी करता है, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, अर्थ की शेप में पोल पर मैक्सिमम होता है, और रोटेशन के साथ कैसे वेरी करता है। तो सबसे ज्यादा तो शेप के साथ। शेप में याद है पोल पर ज्यादा होता है, इक्वेटर से पोल पर ज्यादा होता है। तो जी पोल पर ज्यादा, क्योंकि पोल पर रेडियस कम होती है। यस सर। फिर आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और बेटा एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो बेटा एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी फिर यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। बल्क मॉडुलस पे न्यूमेरिकल आता है बेटा, बल्क मॉडुलस पे न्यूमेरिकल आता है, और इनकी प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टी। ठीक है, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ डायमेंशन पे नहीं करता। ठीक है, और जितनी रिजिड बॉडी होती है उनके यंग और बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होते हैं। याद आया, यंग मॉडुलस सिर्फ बेटा लिक्विड और गैस के लिए डिफाइंड नहीं होता, सॉलिड के लिए डिफाइंड होता है। बल्क मॉडुलस सबके लिए डिफाइंड होता है, सॉलिड का ज्यादा, लिक्विड का कम, और गैस का सबसे कम बल्क मॉडुलस होता है। इज दैट क्लियर? बोलो ना बेटा। रिजिड बॉडी का बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, इंपोर्टेंट। टेम्परेचर के साथ बेटा क्या चेंजेस होते हैं वो भी देख लेना। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिफॉर्मिंग फोर्स का जो वर्क डन होता है उसका आधा पोटेंशियल एनर्जी में जाता है इलास्टिक में, और आधा लॉस हो जाता है। बेटा कब तक? इक्विलिब्रियम तक, एट इक्विलिब्रियम। बेटा एट इक्विलिब्रियम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आधा स्टोर होता है और आधा लॉस होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स का जो वर्क डन होता है उसका आधा, बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स का जो वर्क डन होता है उसका आधा स्टोर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पिछले 2-3 बार से नीट में क्वेश्चन आ रहा है, ये देख लेना। PYQ देखो, आपको पता चल जाएगा। एक वायर पर M मास का ब्लॉक लटका के बोल दिया कि X नीचे। बेटा ये देखो, ये देखो बेटा, एक वायर पे M मास का ब्लॉक लटका के बोल दिया कि इक्विलिब्रियम तक ये X नीचे आ जाता है। ये इक्विलिब्रियम, X नीचे आता है, तो बताओ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो बेटा mgx का आधा होगी। बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के वर्क का आधा होगी। बेटा जो डिफॉर्मिंग फोर्स mg लग रहा है उसका आधा होगी, तो mgx/2। ये बेटा क्वेश्चन आता है। बेटा ये ध्यान रखना, ग्रेविटी इक्विलिब्रियम तक जितना वर्क, इक्विलिब्रियम तक जितना वर्क करेगी उसका आधा स्टोर और आधा काइनेटिक एनर्जी या लॉस में होगा। या तो काइनेटिक एनर्जी में होगा या लॉस में होगा। बेटा फ्लूइड बड़ा चैप्टर है, पर इसमें से क्वेश्चन कम आए अब तक। फ्लूइड चैप्टर बड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन कम आए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन में भी एरिया इंक्रीज करने में वर्क, वर्क इन इंक्रीज एरिया, वर्क इन इंक्रीज एरिया। बेटा सरफेस एरिया, जैसे एक बबल को फुला के रेडियस डबल कर दी, उसमें 100 बबल होगा तो डबल आंसर आता है। एक फ्रेम बना दी, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और प्रेशर एक्सिस, तो इसमें सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है पूरा। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, है ना, और प्रेशर एक्सेस। ये बेटा कैपिलरी एक्शन, प्रेशर एक्सेस, बड़ी ड्रॉप की छोटी, पूरा सरफेस टेंशन कर लो। बेटा इसमें सरफेस टेंशन के ज्यादा करो न्यूमेरिकल। बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी छोड़ दो, मैं तो वो बता रहा हूं जिनको ज्यादा न्यूमेरिकल करने की जरूरत है आपको, जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, जहां से क्वेश्चन इन जनरल पूछे जाते हैं। कैपिलरी एक्शन, वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया, और बेटा प्रेशर एक्सेस इन बबल्स, प्रेशर एक्सेस इन बबल्स, ये कर लेना।
एसएचएम में कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। बेटा कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप पीवाई क्यू उठा के देख लो, पीवाई क्यू उठा के देख लो, हर दूसरा क्वेश्चन इसी पे मिलेगा। अच्छा, और एक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम, इस पे भी खूब क्वेश्चन आता है। बेटा टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। इज दैट क्लियर? तो ये ढंग से देख लेना। फिर बेटा वेव मोशन में ऑर्गन पाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, बेटा ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, ए रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब, बेटा ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और फिर बेटा प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं। बेटा वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे खूब क्वेश्चन आया हुआ है प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पे। बेटा प्रोग्रेसिव वेव की वेव इक्वेशन में प्रोग्रेसिव वेव की वेलोसिटी पूछते हैं, प्रोग्रेसिव वेव की वेवलेंथ पूछते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पूछते हैं। बेटा ये देखो प्रोग्रेसिव वेव ऐसी दे देंगे, बेटा प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन देके पूछते हैं बताओ किधर जा रही है, याद है? तो बेटा ये अंदर जो लिखा होता है उधर जा रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वेव जा रही है, वेव मूव कर रही है, ठीक है साहब। और बेटा ये वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के, याद है? ओमेगा बाई के बराबर 2 पाई बाय लेमडा से लेमडा निकल जाता है, इससे टाइम पीरियड निकल जाता है, याद आया? ये यहां से क्वेश्चन आता है। पर इतना आप कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ये का ये ईएम वेव में भी काम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव वेव है, तो वहां पर भी ये का यही सेम टू सेम काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देके वो पूछते हैं बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रही है, वेव की स्पीड कितनी है, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, बेटा कॉपी है, ईएम वेव भी कॉपी है इसकी, इसलिए ये भी मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया। तो बेटा ये ईएम वेव में भी काम आता है, बेटा ईएम वेव में भी काम आता है। तो बेटा ऑर्गन पाइप पे बेटा पीवाई क्यू उठा के देख लो। अच्छा, फिर साउंड वेव में गैस में वेलोसिटी, बेटा साउंड वेव में गैस में वेलोसिटी, बेटा एक और चीज इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी इन गैस, याद है? वी बराबर ए साउंड की स्पीड अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। प्रेशर पे का असर नहीं पड़ता अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो, याद है लाप्लास इक्वेशन ये। तो बेटा साउंड की वेलोसिटी गैसियस मीडियम में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मोलेक्युलर मास पे डिपेंड करती है, याद है? टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है और मोलेक्युलर मास भारी गैस में कम होती है। बेटा भारी गैस में स्पीड कम होती है, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। और बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। और बेटा आइसोथर्मल न्यूटन फॉर्मूला यूज करोगे तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, बेटा ये ध्यान रखना। ए न्यूटन फॉर्मूला यूज करोगे तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, याद है बेटा? ये प्रेशर पे डिपेंड, पी पर डिपेंड नहीं करती, पी पर डिपेंड नहीं करती, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेव मोशन समझ में आ गया। वेव मोशन में ऑर्गन पाइप क्लोज और ओपन दोनों, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब जिसमें पहली रेजोनेटिंग लेंथ से 3 गुना और 5 गुना दूसरी तीसरी होती है, वो तो पढ़ोगे जब समझ आएगा। और प्रोग्रेसिव वेव की जो वेव इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ईएम वेव में भी काम आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी काम आती है। और स्टैंडिंग वेव में नोड और एंटी नोड पता करना, याद है? स्टैंडिंग वेव में आपको एम्पलीट्यूड 0 करके नोड पता करना होता है और हर 2 नोड के बीच में एंटी नोड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ोगे तब। और बेटा साउंड में गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड पे खूब क्वेश्चन आते हैं। 2 अलग अलग गैसियस मीडियम देके रेशो पूछते हैं, तो मोलेक्युलर मास पे देखो, एक गैसियस मीडियम में टेम्परेचर को 300 केल्विन से 1200 केल्विन करके वेलोसिटी पूछते, साउंड की स्पीड का क्या होगा? तो बेटा टेम्परेचर केल्विन में रखना। और बेटा न्यूटन फॉर्मूले में प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता साउंड की स्पीड, ठीक है? गैस में साउंड की स्पीड खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको आनंद आ गया होगा। अब ऐसा ही एक 12th का वीडियो लाऊंगा
बेटा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक का एक 12th का वीडियो भी लाऊंगा, थोड़ा जल्दी लेके आऊंगा। तो बेटा अब आप तैयारी करो। मैं बेटा कमेंट करके बताओ क्या आपको वीडियो अच्छा लगा और फिजिक्स का डर थोड़ा निकला, क्या पता चला पूरी 11th में इंपॉर्टेंट चीजें तो ये है बेटा, क्या ये पता चला कि पूरी 12th में कहां पर पूरी 11th में कहां ज्यादा ध्यान देना है। बेटा पढ़ना सब है, पर कहां से ज्यादा रस निकलेगा, निचोड़ निकलेगा, मलाई निकलेगी, वो समझ आ गया। तो बेटा मलाई वाले सब टॉपिक बता दिए, मलाई खाओ मस्ती से। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं बेटा, नीट में सिलेक्शन लेने के बाद ही सांस लेंगे। बाय बाय।